Students, you all are welcome here in this video lecture of Unit 5 Spectroscopical Technique. Now we are in this lecture discussing about the spectroscopical technique. How can you determine the chemical composition of any kind of the substance, mostly related to the organic chemistry. So let us start the unit 5, that is this spectroscopical technique. यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के बारे में स्टडी हम करने जा रहे हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में ये बताएंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। एक्चुअली होता यह है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी ऑर्गेनिक केमिकल का कंप्लीट कंपोजिशन को पता कर सकते हैं। यानी कि उस ऑर्गेनिक केमिकल में पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो कौन सा केमिकल है, तो वो कंप्लीट एनालिसिस डाटा यहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक से हम पता कर सकते हैं। ये टेक्निक बहुत ही फास्ट और बहुत ही शार्प टेक्निक है जिसके ज़रिए हम विद इन अ मिनट्स हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक से किसी भी केमिकल के कंपोजिशंस के बारे में, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर वेट, वो केमिकल किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना है, तो इस तरह के बहुत सारे डाटा हमें मिल जाता। तो ये एक बहुत ही शार्प टेक्निक है और इसके ज़रिए हम किसी ऑर्गेनिक केमिकल को आसानी से पता कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक और इसमें होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से आप समझें स्पेक्ट्रोस्कोपिकल की डेफिनेशन क्या है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक और स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रा को हम डिफाइन कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एंड द रेडिएट एनर्जी। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ दिस डेफिनेशन। एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक में क्या होता है, सुटेबल रेडिएशन यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हम हेल्प लेते हैं जिसके ज़रिए हम किसी केमिकल के कंपोजिशन का पता करते हैं, वो केमिकल कौन सा है इन एक्चुअल। तो यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना ज़रूरी है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी केमिकल पर जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होगा, उस केमिकल पर हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक करते हैं, यानी कि वो केमिकल जो कि हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, जिसकी स्टडी करनी होती है, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्ट्राइक किया जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस केमिकल में होती हुई पास हो जाती है, यानी कि मान लीजिए उसकी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशन है और सुटेबल रेडिएशन, इट में बी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, इट में बी विजिबल रेडिएशन, इट में बी IR इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो रेडिएशन और मैनी वेज। तो सुटेबल रेडिएशन उस केमिकल पर जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उस पर स्ट्राइक की जाती है, तो उसका कुछ पार्ट वो केमिकल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि उसमें से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास होकर जाती है तो कुछ उसका पार्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशन का कुछ पार्ट वो केमिकल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक पार्ट तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आ जाती है और दूसरा पार्ट एमिट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से हमें ये स्टडी करनी होगी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने उस केमिकल पर स्ट्राइक की, मान लीजिए उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी एनर्जी E है, ठीक है। तो ये E जो कि
एनर्जी है उस रेडिएशन की, उस वेव की जो कि हमने किसी केमिकल पर स्ट्राइक किया है, उसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए न्यू है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक तो एब्जॉर्ब रेडिएशन हो जाएगी जिसे हम E1 कंसिडर कर सकते हैं, तो H न्यू 1 हो जाएगा। और जो एक होता है एमिटेड रेडिएशन जो कि बाहर निकल कर आती है, तो उसे हम E2 कंसिडर कर सकते हैं, तो EH न्यू 2। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो रेडिएशन हमने किसी पार्टिकुलर केमिकल जो कि एनालिसिस कर रहे हैं हम उसको, उस पर स्ट्राइक की, तो वो रेडिएशन दो भाग में डिवाइड हो जाती है, उसकी एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, E1 एंड E2। एक एब्जॉर्ब कर ली जाती है किसी केमिकल के थ्रू और दूसरी एमिट की जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी निकल कर आएगी वो उतनी ही होगी जितनी कि किसी केमिकल पर हम स्ट्राइक करते हैं, यानी कि उस पर इंसिडेंट करते हैं। तो इसी एब्जॉर्ब रेडिएशन के बेस पर और एमिटेड रेडिएशन के बेस पर जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, इसी के बेस पर हम किसी केमिकल को की कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो एक बहुत ही शार्प टेक्निक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन में ये बताया गया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी की जाती है इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन का मतलब होता है विचलन की बिटवीन मैटर, उस मैटर को जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, एंड द रेडिएट एनर्जी। और रेडिएट एनर्जी मीन्स जो रेडिएशन हमने उस पर स्ट्राइक किया है, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की गई है, जो रेडिएशन एमिट की गई। तो इन सब के बेस पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक को स्टडी करेंगे। इससे केमिकल का शार्प आइडेंटिफिकेशन निकल कर आती है और विद इन अ मिनट्स हम किसी केमिकल की आइडेंटिफिकेशन को आसानी से पता कर सकते हैं। अगर अदर वेज में इसको ध्यान से समझें कि और क्या इसकी अदर डेफिनेशन हो सकती है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द ट्रांजिशन दैट अ मॉलिक्यूल अंडरगो बिटवीन इट्स एनर्जी लेवल्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ सुटेबल रेडिएशन डिटरमाइंड बाय द क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल। क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल के थ्रू हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर केमिकल के लिए, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल होगा, उसके लिए कौन सी रेडिएशन हम स्ट्राइक करें, उस पर कौन सी सूटेबल रेडिएशन होती है। तो इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी तरह की होती है, क्या सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूटेबल होती है किसी ऑर्गेनिक केमिकल के लिए? तो इसका आंसर है नो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सीरीज ऑफ दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल कर आती है, जिसकी कुछ की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ की बहुत कम होती है, दैट मीन्स एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि EM रेज होती है, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर यानी कि E एंड M दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल करते हैं, जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट भी इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सनलाइट को अगर हम स्टडी करें तो सनलाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फ्लो करने के लिए, चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है। इसकी स्पीड जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट कैसे होती है? क्योंकि E = H न्यू होता है, ठीक है ना। E = H न्यू एंड न्यू = क्या होता है? स्पीड को अगर हम कंसिडर करें, लेट्स दिस C इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसका फार्मूला क्या है? C = न्यू × लैम्डा। दैट मीन्स अगर हम स्पीड से कंसिडर करें तो स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी कि अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो न्यू कम होगा, अगर यानी कि फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, ठीक है ना। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो इस तरह से दोनों का जो मल्टीपल प्रोडक्ट निकल कर आता है, इन ईच केस वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड से चलती है। तो इस तरह से अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो उसका लैम्डा बहुत ही शॉर्टेड होता है, ठीक है। जैसे कि ये है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है,
फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना करती है वो, यानी कि एक पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि डुअल नेचर रखता है ये पार्टिकल एज वेल एज दी वेव नेचर बोथ। तो इस तरह के वेव्स जो होती है दोनों तरह का नेचर रखती है, ठीक है। दोनों तरह का नेचर कैसे रखती है कि ये पार्टिकल का नेचर भी रखती है और साथ साथ में वेव का नेचर भी रखती है। तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, न्यू इज़ वेरी हाई, तो लैम्डा क्या होगा, बहुत कम होगा। देखिए शॉर्टेड होता है लैम्डा, बहुत ही शॉर्टेड होता है। अगर लैम्डा बहुत ज़्यादा होगा, लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, मेथड्स में क्या क्या इसमें हम सीखते हैं। तो दिस मेथड्स आर हैविंग दिस मेथड्स having having following advantages. What are the advantages that you have to use the spectroscopical technique and gives a lots of benefits, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो उसको एक एक करके स्टडी अभी हम करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो पहला है मेथड्स इज़ ईजियर, बहुत ही ईजियर है और सिंपल है, बहुत ही आसान मेथड है और इजी टू हैंडल। सेकंड है प्रोवाइड फार इन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, यानी कि कंप्लीट डिटेल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की आपको पता चल जाती है बाय द यूज़ ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। देन द थर्ड इज़ दैट सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड यही है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज यही है कि इसमें जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में इजीली पता चल जाता है। अगर हम वाटर को एनालाइज करें तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O होता है, ठीक है ना। H2O का कंप्लीट डिटेल यहाँ मिल जाती है बाय द यूज़ ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक। अगर फिनॉल को हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखें तो फिनॉल की आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। इवन इम्प्योरिटीज़ अगर होगी किसी पर्टिकुलर केमिकल में, सपोज अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर अगर वाटर मिक्सअप है या इम्प्योरिटीज़ होगी, तो इस मेथड से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हाँ कितनी परसेंटेज में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं हम, एडवांटेजेस के बारे में बता रहे हैं। तो थर्ड एडवांटेजेस क्या है इसका, दीज मेथड्स आर नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड इफ रिक्वायर्ड द whole of the sample can be recovered. What is the means of this sentence? That means अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन कोई केमिकल ले, ऑर्गेनिक केमिकल ले और स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक के थ्रू इसकी आइडेंटिफिकेशन करें, इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर निकाले, इसका मॉलिकुलर वेट निकाले, तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, आप आसानी से जितना केमिकल आपने स्टार्ट में लिया था उतना ही केमिकल आपको एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक, यानी कि स्पेक्ट्रा निकालने के बाद में उस केमिकल का हमें उतना ही केमिकल बाद में मिल जाता है। यानी कि अगर आपने 20 ml केमिकल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा तो 20 ml केमिकल क्या होगा, आफ्टर ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ द केमिकल। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक का। और क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो भी ध्यान रखें, देखें। इसका फोर्थ बेनिफिट है लिटिल क्वांटिटी ऑफ द केमिकल इज़ रिक्वायर्ड। किसी भी केमिकल को के आइडेंटिफिकेशन के लिए, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत ही थोड़ी अमाउंट में, अ लिटिल अमाउंट केमिकल कैन बी यूज़, बहुत ही कम अमाउंट में ही केमिकल ले लिया जाता है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है और आसानी से उसकी केमिकल के एनालिसिस, केमिकल का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मॉलिकुलर वेट वगैरह वगैरह निकाले जा सकते हैं। तो बहुत ही कम केमिकल यूज़ किया जा सकता है। और क्या है इसके बेनिफिट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रल टेक्निक आर वाइडली यूज। ध्यान रहे किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल के को स्टडी करने के लिए ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियर भी है। और वो कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है जो कि ऑर्गेनिक केमिकल के लिए यूज़ की जाती है, तो वो है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। These are the main spectroscopical technique by which you can use to observe the organic chemicals mainly. So here we are discussing
about the definition of the spectroscopical technique, as well as the what are the benefits, what are the advantages of the spectroscopical technique. These are very important to observe, and for your syllabus points of view, it is very important.